नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देखो लास्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था, फैराडेज लॉ के ऊपर किया था, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ किया था। ओके, और उसके बेस पे कुछ मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल भी कराए थे, और जो फॉर्मूले थे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो फॉर्मूले थे फॉर्मूले क्या थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, हाँ, फैक्टर्स फैक्टिंग भी हमने कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखो इसके अंदर जो ओम्स लॉ वगैरह है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये आपने पहले किए भी हुए हैं, इवन 10th में आपने किए होंगे फिजिक्स के अंदर। ओके, उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक दो टर्म्स और सीखेंगे, जैसे आपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी तो आपने पहले किया हुआ है। ओके, एक नया सीखेंगे सेल कांस्टेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, उन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे जो इनका इफेक्ट है डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सारा का सारा जो ये पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे उसको। ओके, तो सबसे पहले लिखो ओम्स लॉ, आपको पता ही है, इसके तो बस मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओम्स लॉ आपको पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा उतना ही क्या होगा, करंट ज्यादा अप्लाई होगा। ओके, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स में उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा। तो जो हमारा आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वी के, यही है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना जो करंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा वहां पे। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये लिखते हैं हम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा आर आ गया, दैट इज रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, V बाई आई होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, V बाई आई होगा। ओके, यूनिट आपको इसकी यूनिट पता ही है, ओम, इस तरह लिखते हैं इसको। ओके, उसके बाद बताओ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी कैसे निकाल दो, R इज इक्वल टू रो एल बाई, देखो हमें पता है, देखो सबसे पहले तो A और L, जो हमारा R है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वो A के है। अब यहाँ पे L और A क्या होते हैं, पहले मेरे को ये बताओ, L और A क्या होते हैं, L और A, L लेंथ एंड एरिया, किसका लेंथ, देखो जो नॉर्मल आप शायद फिजिक्स में करते होंगे वहां पे आप नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर के अंदर बात करते होंगे, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम यहाँ बात करें। ओके, अब देखो यहाँ पे जो लेंथ है ना, एल है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, एल क्या है, एल है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, एल क्या है, एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, और ए क्या है, इस जो एक इलेक्ट्रोड का एरिया, ए क्या है, ए इलेक्ट्रोड का एरिया, एल क्या है, एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, और ए क्या है, ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर, इलेक्ट्रोलिसिस से हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर के अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्योंकि मैंने लिखवाया था ना कि जो ओम्स लॉ है इलेक्ट्रोलिटिक एज वेल एज मेटालिक कंडक्टर दोनों के ऊपर ही क्या होता है, वो अप्लाई होता है, दोनों के ऊपर ही वो वैलिड है। ओके, तो समझ आया। अब देखो रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। ओके, अब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एल क्या होगा, जितना एल ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रोड क्या है, दूर दूर है, इलेक्ट्रोड क्या है, दूर दूर है। अब अगर इलेक्ट्रोड दूर दूर है तो आयंस को टाइम लगेगा इलेक्ट्रोड के पास जाने में, आयंस को टाइम लगेगा इलेक्ट्रोड के पास जाने में, तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से करंट कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के है। हाँ जी, बताओ फटाफट, समझ आया नहीं आया। जितना एल ज्यादा होगा उतना आयंस को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, उतना आयंस को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो एक तरह से कंडक्टिविटी कम होगी है, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वही एरिया, अब जितना इलेक्ट्रोड बड़ा होगा, जितना इलेक्ट्रोड क्या होगा, बड़ा होगा, उतना ही वो आयंस को जल्दी क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। जितना इलेक्ट्रोड क्या होगा, बड़ा होगा, उतना ही आयंस को अपने पास जल्दी खींचेगा। ओके, उतने ही आयंस उस पर जाके जल्दी क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। ओके, तो फिर उससे कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, फटाफट बताओ।
ठीक है, तो वही है कि दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आ गया, L बाई ए आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो L बाई ए, ओके। और यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, R इंटू में A बाई एल, R इंटू में A बाई क्या आ गया, L आ गया, ओके। यूनिट क्या होगी इसकी, और R की तो क्या आ गया, ओम। और जनरली हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ही लेते हैं, जो ये है हम जनरली सेंटीमीटर में लेते हैं। मीटर में तो लोगे तो बहुत बड़ा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा, मीटर में लेना मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ा बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इतना होता नहीं, सेंटीमीटर में जन लेते हैं। ऊपर सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर आ गया, ओम क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से R इज इक्वल टू रो L बाई। देखो इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं और साथ में और क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारी थर्ड टर्म, दैट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारी कंडक्टेंस, ओके। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे तो G से करते हैं। और ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसके, हाँ G से करते हैं, रेसिप्रोकल है किसके, रेजिस्टेंस के, ये रेसिप्रोकल है, ओके। यूनिट क्या आएगी इसकी, रेजिस्टेंस की ओम है तो इसकी ओम इनवर्स, और इसको और ओम इनवर्स को हम साइमन में लिखते हैं, ओके। तो ये क्या होगी, ये इसकी यूनिट होगी है। हाँ जी क्लियर है, ओम इनवर्स को साइमन लिखते हैं ना, SIEMEN साइमन, तो इसकी यूनिट आ जाएगी वो, ओके। चलो नेक्स्ट है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है हमारी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नॉर्मल कंडक्टिविटी भी लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और कई जगह स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी लिखा होता है। तीनों बातें क्या है, तीनों बातें सेम है, ओके। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हम बात करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ओके। तो ये वो कंडक्टेंस है जहां पे 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम्स के में जितने भी आयंस हैं उनकी वजह से जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब स्पेसिफिक आ गया ना, कुछ चीज तो स्पेसिफिक होगी ना, तो स्पेसिफिक क्या होगी भी, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस होंगे उनके वजह से जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे उसको, ओके। लिख भी सकते हो उसको कंडक्टेंस, it is defined as a conductance of conductance by 1 unit volume of electrolyte, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब 1 यूनिट वॉल्यूम अगर हम ml में ले रहे हैं तो 1 ml आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ओके। और लीटर में है तो 1 लीटर आ जाएगा वो। फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई किया, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसमें जितने 1 यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट से जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। 1 यूनिट वॉल्यूम से जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। कि हमने उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। ओके चलो इसको रिप्रेजेंट वहां पे सिग्मा से करते होंगे, आपको पता नहीं मेरे को। यहाँ पे हम कापा से करते हैं, KAPPA कापा, इट्स नॉट पापा, इट्स कापा, ठीक है। कापा से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें पता है कि जो कापा होता है वो क्या है, होगा 1/ρ। कापा क्या होगा, 1/ρ होगा, ओके। उसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आ जाएगी। यूनिट क्या आएगी इसकी, ρ की यूनिट क्या थी, नहीं है फिजिक्स में ये, ओके नहीं है फिजिक्स में। चलो फिर यहाँ पे हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। जैसे जो भी हमारी कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस हम निकालेंगे ये पूरे के पूरे सोल्यूशन के निकालेंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट के निकालेंगे। और ये जो निकालेंगे वो हम 1 यूनिट वॉल्यूम के निकालेंगे।
1 यूनिट बोले हमारा 1 ml भी हो सकता है, और ये हमारा 1 लीटर भी हो सकता है ये। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट रो की यूनिट क्या आई थी हमारी, ओम सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लिख सकते हो। ओके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या आ जाएगी, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में क्या लिख रहा है भाई, ये एस नहीं पढ़ा, साइमन, SIEMEN साइमन। वैसे तो SI यूनिट यही है इसकी, नो सर नॉट येट। SI यूनिट शायद यही है इसकी, आपकी जो हम पढ़ते हैं ओम इनवर्स को ही हम साइमन बोलते हैं, इवन SI यूनिट ही यही है, पढ़ा होगा अपना फिजिक्स में मतलब ओम इनवर्स को हम साइमन ही बोलते हैं। ओके चलो ठीक है, अब देखो हो गया क्लियर 4 टर्म्स, ये तो आपने पहले भी की हुई थी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा। ओके, देखो हमें पता ही है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, मैं इसका पूरे का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, मतलब R को क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई आर, रो क्या आएगा 1 बाई रो, और L बाई ए क्या हो जाएगा A बाई L हो जाएगा। ओके, पूरे का मैं रेसिप्रोकल ले लिया। अब 1 बाई आर क्या होता है हमारा G होता है, 1 बाई आर क्या होता है G होता है, फिर 1 बाई रेजिस्टेंस का क्या होता है वो G होता है हमारा कंडक्टेंस, और 1 बाई रो क्या होता है 1 बाई रो कापा होता है। ओके, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इनटू में A बाई L, तो यहाँ से कापा निकालोगे तो वो क्या आएगा G इनटू में L बाई A, G इनटू में क्या आ गया वो L बाई A आ गया। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन, सर थोड़ा ब्लर है, हाँ जी ब्लर आ रहा है क्या, सही आ रहा है बिल्कुल, आपकी वहीं पे मुस्कान है कुछ। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कापा इज इक्वल टू G L बाई A, कापा इज इक्वल टू, सही है, जिसको भी आ रहा है ब्लर आ रहा है वहीं पे कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू होगा। कापा इज इक्वल टू G L बाई A, हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। अब यहां से एक नई टर्म आएगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, और जो ये हमारा G स्टार होता है इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जो G स्टार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। दैट मीन्स जो हमारा G स्टार है, G स्टार क्या आ गया हमारा L बाई A आ गया, G स्टार क्या आ गया, G स्टार हमारा L बाई A आ गया। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या होगी यूनिट होगी। कापा इज इक्वल टू G इंटू L बाई A आया, L बाई A को हम लिखते हैं सेल कांस्टेंट, तो उसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G स्टार हमारा क्या आ गया L बाई, और इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, देखो आगे क्वेश्चंस में इसके ऊपर काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किया था कि भाई हर एक रिएक्शन का जो हमारा रेट कांस्टेंट है, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो जो उसका रेट कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स है तो। ओके, अगर टेम्परेचर चेंज है तो वो भी चेंज होगा। ऐसे ये हमारा सेल कांस्टेंट है। अगर हमारा सेल सेम है ना, अगर हमारा सेल सेम है, अगर हम सेल को चेंज नहीं कर रहे, बस हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले हमने KCl का सोल्यूशन ले लिया था, फिर हमने NaCl का ले लिया, फिर हमने बेरियम क्लोराइड का ले लिया, हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं और सेल हमारा सेम है, सेल के जो डायमेंशंस है वो क्या, वो सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा L बाई A है दैट इज सेल कांस्टेंट, वो भी क्या रहेगा, उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगी। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर सेल सेम है तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, वो तो चेंज होगा नहीं, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वो भी क्या होंगे, वो भी सेम होगा, उसका एरिया भी सेम होगा, तो सेल कांस्टेंट है वो भी चेंज नहीं होगा, सेल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। सेल कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है वो। अगर सेल को चेंज कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट चेंज होगा, बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं तो हमारा सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ तो लिख लो सेल कांस्टेंट के बारे में।
सेल कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टाइप ऑफ सेल, नॉट ऑन इलेक्ट्रोलाइट। जो सेल कांस्टेंट है वो सेल के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट इन केस अगर हम सेल को ही चेंज करेंगे तब तो फिर सेल कांस्टेंट भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा, वो तब सेल कांस्टेंट फिक्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखो मोलर कंडक्टेंस, 5th या 6th जो भी है देख लेना। मोलर कंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये भी हमारा लैम्डा ही होता है, लैम्डा एम, इसको लिखते हैं इस तरह से। ओके, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है हमारी? मोलर कंडक्टेंस वही होती है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी दैट इज मोलर कंडक्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। कि 1 मोल हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस हमारी, सर प्लीज लाउडली, ओके 1 जो मोल हमारा है ये इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी हमारी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? वो हमारी मोलर कंडक्टेंस होगी। सही है, सही है। इसको मोलर कंडक्टेंस लैम्डा ऑफ एम से क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं? मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो मोलर कंडक्टेंस का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट कैसे आया ये हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हम निकालते ना आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका रेसिप्रोकल लिया था 1 बाई आर, रो का 1 बाई रो, और एल बाई ए क्या बन जाएगा हमारा? ए बाई एल हो जाएगा। 1 बाई आर को हमने लिखा था जी, और 1 बाई रो को क्या लिखा था हमने? कापा लिखा था। इनटू में ए बाई एल, इनटू में क्या लिखा हमने? ए बाई एल। ओके, तो ये हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ओके, अब देखो इसी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ? जी इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाई एल है ये। अब मैं एल से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एल से क्या कर रहा हूँ? मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना आपने, इसको बाद में उतारना है। मैं एल से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एल से क्या कर रहा हूँ? मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं एल से मल्टीप्लाई करूँगा, एल से क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो जी इज इक्वल टू कापा, एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है हमारा? वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या आएगा? एल स्केयर आएगा। वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा? एल का स्केयर आएगा। ओके, चलो अब क्या करना है? नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना और नंबर ऑफ मोल से क्या करना है? डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल से क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, तो जी इज इक्वल टू कापा इंटू में वी अपॉन, मैं नंबर ऑफ मोल से को यहाँ पे ले आया। ओके, और इंटू में एन अपॉन एल स्केयर। अब देखो वी बाई एन क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? ये मोलर वॉल्यूम। जी इज इक्वल टू कापा इंटू में वी एम, वी एम मीन्स मोलर वॉल्यूम होगा ये। ओके, और इंटू में क्या है? एन बाई एल स्केयर। एन बाई एल स्केयर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा? जी इंटू में एल स्केयर अपॉन एन, जी इंटू में एल स्केयर अपॉन एन इज इक्वल टू कापा इंटू में वी एम, इज इक्वल टू कापा इंटू में वी एम। ओके, और इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। इस पूरे को क्या लिखते हैं हम? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू में वी एम लिखते हैं। इसी को क्या लिखते हैं? मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं। ओके, अब एल तो हमारी कोई फिक्स वैल्यू होगा, एल तो हमारा कांस्टेंट होगा, कोई भी होगा। ओके, तो जी बाई एल, जी बाई एन, एन के आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो भैया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी हमारी, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। उसी को क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे यहाँ पे। ओके, कंडक्टेंस पर मोल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आगे हमारी मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू में वी एम आ गया। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? सर वी कहां से आया? ए इंटू वी एल कर दिया ना, एरिया इंटू लेंथ कर, तो वॉल्यूम बन गया। फिर ये वॉल्यूम अपॉन में एन कर दिया मैंने, तो वॉल्यूम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स कर दो तो क्या होता है? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं हम उसको। हाँ जी, क्लियर है? फटाफट बताओ। ये आ गया हमारी मोलर कंडक्टेंस, कापा इंटू में वी एम। क्या वी एम है? मोलर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, हाँ जी, क्लियर है? फटाफट बताओ। ओके, चलो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू में मोलर वॉल्यूम आ गया।
ओके, बट हम इसको निकालते हैं मोलैरिटी की टर्म्स में भी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी की टर्म्स में भी हम यहाँ पे निकालते हैं। मोलैरिटी की टर्म्स में कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में वीएम। अब देखो वीएम क्या हो गया हमारा, वी अपॉन में एन, वीएम क्या हो गया हमारा, वी अपॉन में एन हो गया ये हमारा। ओके, चलो ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है ना ये ml के अंदर है, ये जो ये वॉल्यूम है ये ml में होता है ये। ओके, चलो, सो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में 1/n/v, मैं इसको लिख सकता हूँ, बड़ा लिख लो, n अपॉन v, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ इसको। हाँ जी, कोई डाउट, कोई समस्या है तो बताओ, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे करके? ओके, अब देखो ये वॉल्यूम जो है ना हमारा ml में है, मैंने पहले ही बताया था कि जो ये वॉल्यूम है वो हमारा ml के अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1000 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1000 से ही यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, 1000 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू में 1000, ml को लीटर में बना देना, 1000 लग गया यहाँ पे। तो बताओ इसकी जगह, पूरे की जगह क्या आएगा, इसकी पूरे की जगह क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी, फिर हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, कापा इनटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी। एक फॉर्मूला ये याद, दो फॉर्मूले याद रखने आपने, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है मोलर कंडक्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बाकी 4 पे क्वेश्चन आए ना है, बट इनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। सो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 अपॉन m। ओके, और एक याद रखना है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में मोलर वॉल्यूम, कापा इनटू में मोलर वॉल्यूम। हाँ जी बताओ, क्लियर है फटाफट? सर के की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट वेरी करेगी, वो तो यार अब जो के है हमारा ऑब्वियसली करेगी, वो तो कापा है, कापा तो हम पहले यूज करके निकालेंगे ना, कापा निकालोगे तो फिर वो तो आप जैसे भी जो भी कंडीशंस गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग निकालोगे वो तो आप फिर। हाँ जी बताओ फटाफट, क्लियर है? सर क्वेश्चन भी देना एक बार, चलो मैं क्वेश्चन तो अभी तुम देखता हूँ मिल जाएंगे, तो पहले इसको देखो, इतना क्लियर है आपको? तो ये होगी हमारी मोलर कंडक्टेंस होगी। ओके, तो ऐसे लिखो नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसे नेक्स्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा ऑफ ई क्यू से, इससे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वो ये कि वहां पे तो क्या थी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही थी दैट इज मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितनी भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। हाँ जी क्लियर है? तो लिख लेना कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितनी भी होगी प्रोड्यूस उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। उसका भी सेम इस तरह करते हैं, बस लास्ट में 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, कापा इनटू में वीएम, एक तो फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास, और एक आएगा कापा इनटू में 1000 अपॉन, वो देखो वहां पे मोलैरिटी हम यूज की थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। बस 2 ही फॉर्मूले आपने याद रखने हैं इसके। यहाँ पे कापा इनटू में मोलर वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके, इसमें नॉर्मेलिटी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट में की रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कापा इनटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकते हो, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, और ये इतनी टर्म क्या आ गई है, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ गई है। ओके, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनटू में अपॉन में आएगा एन फैक्टर।
और ये क्या आ गया n फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, देखो हमें पता है कि वहाँ पे जैसे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में पढ़ते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि नॉर्मेलिटी या तो इक्वल होगी या तो क्या होगी वो मोलैरिटी की इक्वल होगी या फिर क्या होगी उससे ग्रेटर होगी। बट यहाँ पे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या है वो तो डिनोमिनेटर के अंदर है। तो यहाँ पे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है या तो वो इक्वल होगी या वो क्या होगी ज़्यादा होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, या तो वो इक्वल होगी या क्या होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वो क्या है वो डिनोमिनेटर के अंदर है। प्लीज रिपीट डेफिनेशन ऑफ। डेफिनेशन तो ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, फर्स्ट उससे इक्विवेलेंट क्यों नहीं, देखो लास्ट में वो अलग बात है, वो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला कैसे आया हमने पहले किया था फॉर्मूला ये आ गया था ना G इंटू में L स्केयर अपॉन M और इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन M आ गया था, ये आ गया था ना फॉर्मूला हमारा। तो वही है कि यहाँ पे n फैक्टर और ये भी क्या हो गया हमारा n फैक्टर हो गया। n फैक्टर यहाँ पे क्या बन गया ये नॉर्मेलिटी बन गई और यहाँ पे क्या बन गया ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन गया। कई बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर ये कैसे आ गया, यहाँ से नॉर्मेलिटी आ गई यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया, ऐसे आ गया ये। यहाँ पे लास्ट में ये आ गया था ना जब हमने मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो इधर भी n फैक्टर इधर भी n फैक्टर करो, इधर n फैक्टर करोगे तो क्या बन गया ये हमारे पास मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर नॉर्मेलिटी। अब देखो जो हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं वो पर मोल्स में निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं हमारी ग्राम इक्विवेलेंट में निकाल रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ समझ आया ना। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला नॉर्मली आया जैसे हमने लास्ट तक हमने किया था वो, बस इधर भी n फैक्टर करो इधर भी n फैक्टर करो, इधर n फैक्टर करोगे तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी ओके, और इधर n फैक्टर करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर क्या हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हाँ जी क्लियर है ना, लिख लेना ये बात, अगर साइड में एक बॉक्स बना के बक्सा बना के लिख लेना, कई बार पता चलता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आए हैं। बोर्ड में डेरिवेशन आती है इसकी, बोर्ड में तो फॉर्मूला ही क्वेश्चन ही आता है सिंपल, डेरिवेशन तो पता होना चाहिए पर कैसे बने फॉर्मूले, डेरिवेशन तो खैर इतने नहीं आएगी। हाँ मतलब इस तरह से पूछ सकता है कि बताओ, एक पर्टिकुलर बोल देगा कि बताओ मोलर कंडक्टेंस क्या होती है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। बट वही कि अगर आप उसमें नॉर्मल लिखोगे उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छी बात है, बट अगर साथ में उसकी आप डेरिवेशन भी लिख देते हो कि किस तरह आयन के बीच में रिलेशन क्या है तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, फिर उसके पास कोई चांस नहीं रहता कि मार्क्स कट करे कहीं से वो। नेक्स्ट देखो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमें डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है कि कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ही मोलर कंडक्टेंस और ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके देखो पहले हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट किया था, जो मैंने बताया था आपको मेटेलिक जो कंडक्टर थे और इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारे कंडक्टर थे, तो डाइल्यूशन के इफेक्ट पे क्या हो रहा था कि जो हमने वहाँ पे किया था उसके फैक्टर्स में किया था शायद कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस की वो कंडक्टेंस है वो क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे थे। ओके तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी बताओ डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो वही है, कंडक्टेंस बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। क्या होगी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, देखो मैंने पहले बताया था कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, क्राउडिंग वहाँ पे ज्यादा होगी। ओके वही इसका अपोजिट अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं, अब डाइल्यूट करने से क्या हो रहा है, डाइल्यूट करने से दो चीजें हो रही हैं। एक तो डाइल्यूट करने से क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे क्राउडिंग है, एक तो क्राउडिंग नहीं हो रही,
दूसरी बात क्या हो रही है, जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने पे आपको पता है कि डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन हमारी इंक्रीज होती है। अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, बट अगर हमने और डाइल्यूट कर दिया हमने तो थोड़े से वो क्या हो जाएंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे। पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम पता ना, जब हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं, हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं पूरा का पूरा जितना कर सकते हैं हम, तो उसके इसमें क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। वो भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, उनकी डिसोसिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो डाइल्यूट करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ जो आयंस है, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, वो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। सर फॉर्मूले की हेल्प से कैसे देखते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से कैसे देखेंगे इसको तो नॉर्मली ही आयंस के बेस पे फैक्टर लगाएंगे ना, फॉर्मूले के अंदर ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूले की हेल्प से नहीं, इसको नॉर्मल ही इस तरह देखते हैं उसको कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे या फिर नंबर ऑफ जो अल्फा है हमारा, अल्फा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा क्या होगा, अल्फा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सेकंड बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो, हाँ जी बताओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। नो चेंज, डिक्रीज। बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी, फटाफट बताओ क्या फर्क पड़ेगा। कंडक्टेंस का उल्टा, ऐसा क्यों, कंडक्टेंस का उल्टा क्यों। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो होता क्या है, पहले इसको समझो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम बात कैसे कर रहे हैं। कि नॉर्मल हमारा एक बीकर है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, हमने डाइल्यूट कर दिया। मान लो कि जैसे पहले लेट्स से कि यहाँ पे था, पहले जो यहाँ पे इसका वॉल्यूम था वो 10 लीटर था। ओके, पहले इसका 10 लीटर था। अब 10 लीटर पे हमने कंडक्टेंस निकाली, फिर हमने इसके अंदर 10 लीटर और ऐड कर दिया। 10 लीटर हमने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो कितना हो गया था, 20 लीटर हो गया था। तो उससे देखा कि जो नंबर ऑफ आयंस है, देखो हम जो कंडक्टेंस निकाल रहे हैं पूरे की निकाल रहे हैं, जो कंडक्टेंस निकाल रहे हैं किसकी निकाल रहे हैं, पूरे की कंप्लीट के निकाल रहे हैं। तो देखा कि डाइल्यूट करने में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी डिसोसिएशन इंक्रीज हो गई है। ओके, या फिर एक तरह ये बोल सकते हैं कि क्राउडिंग कम हो गई है, कि पहले जितने भी आयंस थे वो इस एरिया में थे 10 लीटर में, अब वो पूरे के अंदर फैल गया, पूरे के 20 में हो गया। तो उनकी जो क्राउडिंग है ना, क्राउडिंग कम हो गई है, मतलब उसको मूव करने के लिए स्पेस क्या मिल गया है, ज्यादा मिल गया। तो हमने कहा कि कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी। ओके, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझो एक बार। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने कहा था कि 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। जैसे 10 लीटर है तो मैंने कहा कि 1 यूनिट वॉल्यूम मेरा इतना बनेगा, 1 यूनिट वॉल्यूम मेरा इतना बनेगा। ओके, मैं इतने की निकालूंगा तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। जब मैं इतने की निकालूंगा तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। पहले इतने में कितने आ रहे थे, पहले इतने में लेट्स से कि 10 मोल्स आ रहे थे, 10 आयंस आ रहे थे। पहले इतने एरिया के अंदर क्या आ रहे थे, 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या आ रहे थे, 10 आयंस आ रहे थे। इतने 1 यूनिट वॉल्यूम में 10 आयंस आ रहे थे। ओके, हमने पहले 10 लीटर था, हमने क्या किया उसके अंदर 10 लीटर और ऐड कर दिया। अब 10 लीटर जैसे हमने और ऐड किया, 10 लीटर और ऐड करने से होगा जो आयंस इतने में थे अब वो पूरे के पूरे में फैल जाएंगे। जो आयंस सिर्फ इतने में थे 10 लीटर में थे, अब वो पूरे के पूरे में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या 10 आयंस आएंगे, यहाँ पे 10 आयंस नहीं आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे। कहने का मतलब है कि 10 से क्या आएंगे, 10 से तो कम आएंगे, 10 से तो क्या आएंगे, 10 से कम आएंगे। अब जब 10 से कम आएंगे तो फिर क्या होगा, डाइल्यूट करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या आएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, वो हमारी डिक्रीज होगी। आयंस भी तो बढ़ेंगे, देखो आयंस उतने थोड़ा ना बढ़ रहे हैं एकदम जितने हम जहां पे वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो रहा है। आयंस एकदम ट्वाइस थोड़ी ना हो गए, आयंस ट्वाइस नहीं होंगे, कभी भी इतने नहीं होंगे। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने भी होते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने भी होते हैं। यहाँ पे तो हमने सिंपली वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया, नंबर ऑफ आयंस ट्वाइस थोड़ी ना हो गए, नंबर ऑफ आयंस ट्वाइस नहीं होंगे। 10 से हमेशा क्या रहेंगे, 10 से हमेशा कम ही रहेंगे ये।
हाँ जी बताओ फटाफट, समझ आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर भी, कि बताओ डाइल्यूट करने पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, है किसी को कोई डाउट? देखो पहले हम यूनिट वॉल्यूम में 10 आयंस आ रहे थे, डाइल्यूट कर दिया तो अब यूनिट वॉल्यूम में क्या आएंगे, कम आयंस आएंगे। ओके, सो 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे। तो जब आयंस ही कम आएंगे तो इनकी वजह से जो भी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले 10 आयंस की वजह से हो रही थी, अब 9 से 8 से 7 से जो भी होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो डाइल्यूट करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, वो हमारी डिक्रीज होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ जी बताओ फटाफट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा थर्ड है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डेल्टा एम या फिर लैम्डा एम या फिर लैम्डा ई क्यू। ओके, देखो इसका दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला है कापा इंटू में वीएम, और इसका भी क्या है, कापा इंटू में वीएम है। ओके, अब देखो हमने अभी देखा कि ऑन डाइल्यूशन यहाँ पे ना दो फैक्टर लगेंगे, यहाँ पे दो फैक्टर लगेंगे। देखो डाइल्यूट करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो कापा है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, वो हमारी डिक्रीज हो रही है। बट जब हम डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम तो क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो दो हमारे फॉर्मूले के अंदर आ रहे हैं, कापा एंड वॉल्यूम, कापा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कापा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी कापा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों में से जो जिसका ज्यादा इफेक्ट होगा उसी के बेस पे डिपेंड करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, अब देखो होता क्या है कि जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये डिक्रीज कम होती है, वॉल्यूम इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज ज्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है एकदम क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, एकदम ट्वाइस हो गया। पर आयंस इतने नहीं होंगे, आयंस कम इतने नहीं होंगे कि बिल्कुल एकदम ही वो हो जाएंगे। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि कापा डिक्रीज तो कम होगा बट जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इंक्रीज क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा होगा। वॉल्यूम इंक्रीज क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा होगा। तो ऐसे लिख सकते हो आप, कापा तो एक बार डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही हमारे इंक्रीज होंगे। दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही हमारे इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम क्या हो रही है, वो ज्यादा कम नहीं हो रही। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हुआ, डोमिनेटिंग फैक्टर तो हमारा वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम के बेस पे ही डिपेंड करेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर तो क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम हुआ ना, तो फिर वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो भी क्या होंगे, फिर वो भी इंक्रीज होंगे। वो भी क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। हाँ जी फटाफट बताओ। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं डाइल्यूशन के ऊपर। ग्राफ है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये आपने शायद आईनी के अंदर पढ़ा है या पता नहीं। यहाँ पे तो आएगी हमारी अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन आएगी। और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी हमारी मोलर कंडक्टेंस आएगी। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस आएगा, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे। ओके, अब एक इस ग्राफ को हमें ऐसे स्टडी नहीं करना, इस ग्राफ को हमें ऐसे स्टडी करना है कि क्या हो रही है, कंसंट्रेशन हमारी कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि जो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, नॉट डाइल्यूशन हो रहा है। कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। सोल्यूशन क्या हो रहा है, वो डाइल्यूट हो रहा है। ओके, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। ये लाइन किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। अब ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमारी ये आ रही थी। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब है कि हम कंसंट्रेशन को क्या करें, कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या करें, कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं। जब कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे तो होगा क्या कि जो ये लाइन है वो यहाँ पे जाके मीट करेगी और इसको बोलेंगे लैम्डा एम नॉट। और ये क्या होती है हमारी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डेल्टा एम नॉट क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
इन्फिनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो भी कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा एम नॉट बोलेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनाइट आ जाता है हमारा, ओके, नोट लिखो या फिर इन्फिनाइट लिखो, दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब सेम है। तो जो ये बनेगा ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा, ओके। अब देखो ये ग्राफ है, ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगी इसकी, y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का बनेगा ये, y इजिकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ओके। ये हमारा एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। स्लोप क्या है, स्लोप इसका नेगेटिव है, बट जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है इसका, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, ओके। तो y एक्सिस पे क्या आएगा, लैम्डा एम, इसको c भी लिखते हैं, जैसे लैम्डा एम लिखो या फिर लैम्डा एम c लिखो, इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, ओके। और ये होगी ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे लैम्डा एम नॉट बोलेंगे, क्लियर। इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप को यहाँ पे देंगे माइनस ऑफ ए, और x क्या हो गया, x हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ c, प्लस c क्या है हमारा इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट, ओके। तो जो हमारे ये क्या बनेगा, लैम्डा एम c लैम्डा एम नॉट माइनस a अंडर रूट c, ये इक्वेशन आ गई हमारी। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम डिबाई-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन, डिबाई-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही ये लगती है, ओके। कैसे, बस यही जो हमारी लाइन थी उसी का ही हमने बस इक्वेशन के उसमें लिखा, y इज इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप इसका नेगेटिव है। देखो लैम्डा एम सी क्या आएगा, लैम्डा एम सी आएगा हमारी मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन c, लैम्डा एम नोट क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और c तो क्या होगा, c हमारी कंसंट्रेशन होगी। अब जो a है, a हमारा कांस्टेंट है, a क्या, a हमारा कांस्टेंट है और डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जो a है, a हमारा कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अलग होता है, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू इसकी गिवन होगी। हाँ जी, क्लियर है। ये है डिबाई-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन, एप्लीकेबल लिख लो फिर सिर्फ, वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ये है डिबाई-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। सर डिबाई के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्लर है स्पेलिंग बोल दो, ओन-सैगर ONSAGER, ब्लर है यहाँ पे ये अरे भाई क्या हो रहा है, डिबाई-हक्कल ओन-सैगर ONSAGER। हाँ जी लिख लिया, फटाफट बताओ डिबाई-हक्कल ओन-सैगर इक्वेशन। वही कि जब हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने पे क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट पहले ही डिसोसिएट हो रखे होते हैं, बट फिर भी मान लो अगर 90-95% हो रखे हैं तो वो बिल्कुल 100 हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। और 100% डिसोसिएशन होने पे जो भी कंडक्टेंस होगी, मतलब वो मैक्सिमम होगी, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे, ओके। जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऑलमोस्ट 90-95% ऑलरेडी डिसोसिएट होते हैं, बट फिर भी 2-4% की कमी रहती है, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो भी पूरी हो जाती है, ओके। तो ये बनेगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनेगा। ऐसे हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और कि ये हमारा लैम्डा एम नोट है, ओके। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है वो कम ही होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, वो कम ही होगी। बट जैसे हम उसको कंसंट्रेशन क्या करेंगे, जैसे हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे, कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फिर जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, एकदम सडन इंक्रीज होगा,
उसमें क्या होगा, एकदम सडन इंक्रीज होगा। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऑलरेडी ज़्यादा होती है, बस थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। बट जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है। बट जैसे हम उसको इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लेके जाएंगे, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या हो जाएगी, वो भी हमारी लैम्डा एम नोट हो जाएगी। तो ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ओके बट कहते हैं ऐसे हैं कि जितना मर्जी आप डाइल्यूशन कर लो, मतलब बिल्कुल ये लैम्डा एम नोट तक नहीं होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले ही बिल्कुल मिलाया नहीं उसको, कि कभी भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जितनी हो नहीं सकती। प्रैक्टिकल देखा गया, बट नॉर्मल थ्योरेटिकल हम इक्वल कर देते हैं, बट प्रैक्टिकल कभी भी ऐसा बिल्कुल इक्वल नहीं होगी। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जितनी भी होगी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की उतनी कभी नहीं हो सकती। क्या थोड़ा सा फिर भी रह जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे भी, तब इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना, मतलब बिल्कुल मिलाना मत इसको, थोड़ा सा रह जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये जो बनेगा किसका बनेगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा ये। ओके देखो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका तो जो अल्फा होता है, अल्फा ऑलमोस्ट कितना होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ओके तो फिर हम उसका 100% डिसीजन लेके ही करते हैं। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा कितना होता है, लेस देन 1 होता है। बट फॉर इनफाइनाइट डिल्यूशन, बट ऑन इनफाइनाइट डिल्यूशन करने में वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी जो अल्फा है उसको भी हम 1 के इक्वल कर देते हैं। उसका जो अल्फा है हमारा वो 1 के इक्वल हो जाता है वो भी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ऑलरेडी हम 1 लेके चलते हैं। ओके बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो अल्फा कितना होता है, लेस देन 1 होता है। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने में उसको भी हम अल्फा 1 के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि जब हमने उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तब उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहीं से एक्सपेरिमेंट से ही ये जो हम लैम्डा करते हैं वो प्रूफ आया है उस पर, जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। मोलर कंडक्टेंस से ही हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ऐसे अल्फा हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वो। हाँ जी बताओ फटाफट, क्लियर है? 5 मिनट्स लेफ्ट हो गया जी, बस इतना ही कराना था मेरे को। इसमें एक लाइन और लिखना, देखो ये ध्यान रखना, जो हमारा डिबाई-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक अलग से लॉ आता है, उस लॉ को बोलते हैं हम तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा ही एक अलग से टॉपिक है वो पूरा। लिख लो इसमें अंदर, लैम्डा एम नॉट ऑफ weak electrolyte can be explained by Colruy's law। Colruy's law के बेस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को। ये हम जो टॉपिक है Colruy's law नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, पूरी एक क्लास का ही टॉपिक है ये। इसके बेस पे काफी न्यूमेरिकल भी करेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो ये कोलराश लॉ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है। डिबाई-हक्केल-ओनसैगर जो इक्वेशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है।